फिजिक्स विद दीपक कुमार की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेल मतलब रासायनिक सेल के बारे में। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको रासायनिक सेल मतलब केमिकल सेल के बारे में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा और रासायनिक सेल से रिलेटेड सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में एक यूनिट के एक वीडियो दे रहा हूँ जहाँ पर उस यूनिट के सारे टॉपिक आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये जो टॉपिक है या जो यूनिट है, इस यूनिट से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। मतलब उनके सारे के सारे जो यूनिट के अंदर के जो एकदम निचोड़ है, सारांश है, फॉर्मूलेज हैं, वो सारा कवर अप हो जाएगा। और ये एक तरह से वीडियो जो है इस यूनिट के लिए आप लोगों के लिए एक रिवीजन वीडियो हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैंने राइट साइड में इतने सारे टॉपिक्स लिखे हैं और इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर इतने टॉपिक्स के बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। तो अगर आप इसको लास्ट तक अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहली जो बात ये आती है कि सेल की एक नॉर्मल बनावट हम समझ लेते हैं कि सेल इस टाइप से बनता है। सेल में एक तरह से सेल का ये खोल कहलाता है जिसका एक खोखला आकार, और सेल में दो प्रकार के आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। नॉर्मली मैं आपको सबसे पहले एक हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद हम टॉपिक्स पर आएंगे। और सेल में कुछ आपके आयनिक विलेन होते हैं, मतलब केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं। और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव सिरा जो आपका कहलाता है एनोड, और ये आपका क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। इसको धारा देने पर इसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेस होती है और इस केमिकल प्रोसेस से हमको मिलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पूरी की पूरी जो स्टोरी है इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो हमारे इलेक्ट्रोड आपके एनोड और कैथोड, और बीच में भरा हुआ जो विलियन या सॉल्यूशन है, ये तीन चीज़ों से मिलकर के बेसिकली हमारा सेल बनता है। और इसमें कुछ केमिकल प्रोसेसेस होती है, उसके बेसिस पर सेल का पूरा ऑपरेशन चलता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, टर्मिनल विभव क्या होता है। तो टर्मिनल विभव कुछ नहीं होता है, एनोड के विभव और कैथोड के विभव को हम टर्मिनल विभव कहते हैं। और इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये जो बड़ा वाला जो साइड है ये आपका एनोड को रिप्रेजेंट करता है और जो छोटा वाला जो साइड है वो कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली चीज़, टर्मिनल विभव किसी भी सेल के अंदर एनोड और कैथोड के पर्टिकुलर विभव होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस से प्राप्त आवेश के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। तो ये टर्मिनल विभव, तो सबसे छोटा पॉइंट जो होता है यहाँ से शुरुआत होती है सेल की, टर्मिनल विभव से। फिर बात करते हैं विद्युत वाहक बल। तो दोनों के दोनों टर्मिनल विभव के बीच का जो अंतर होता है, मान लीजिए हमने ये लिखा ए मतलब एनोड माइनस, और यहाँ पर आपको बता दूं कैथोड का विभव ऋणात्मक होता है तो माइनस लिख करके ई कैथोड लिखा जाता है। इस प्रकार से हमको सेल का जो विभव मिलता है वो इस फॉर्मूले से मिलता है, प्लस ई कैथोड। बस याद रखिए ये जो बीच में प्लस आया है, इस प्लस आने की वजह यह है कि बीच में दोनों विभवों के अंतर की वजह से और माइनस उस कैथोड के मतलब माइनस चिन्ह की वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ई एनोड प्लस ई कैथोड जो है ये आपका सेल का विभव कहलाता है। तो यही हमारे लिए एक्चुअल में सेल के लिए एक तरह से विद्युत वाहक बल के रूप में कार्य करता है। और इसी विद्युत वाहक बल की वजह से सेल का पूरा ऑपरेशन चलता है। ठीक है, तो ये आपको विद्युत वाहक बल की एक और डेफिनेशन है कि एक्चुअल में इस सेल के अंदर हमें आवेश चलाना होता है, आवेश को ट्रेवल करवाना होता है पूरे के पूरे परिपथ के अंदर। तो वो जो विभव या जो विद्युत वाहक बल की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ इस प्रकार से की जाती है, E = W डिवाइडेड बाई Q। मतलब टोटल अमाउंट जो रहेगा आवेश का Q रहेगा और W = कितना रहेगा, जूल में कार्य। मतलब आवेश को परिपथ में चलाने के लिए जो किया गया कार्य होता है उसको भी हम विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 जूल का कहीं कार्य हुआ और 5 कूलाम आवेश अगर है तो इस सेल के लिए आवश्यक विद्युत वाहक बल की जो डिमांड होगी वो लगभग आपका कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट के करीब हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं। तो ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल। फिर हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जब किसी सेल में आयनिक विलयन का हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये जो आयंस है, जो आपके जो कैटायन और एनायंस है, ये अपने लिक्विड के अंदर या विलयन के अंदर गति करते हैं और इलेक्ट्रोड पर चिपकने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोड की तरफ जब ये ट्रेवल करते हैं तो उनके मार्ग में आने वाली जो रुकावट है आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है और इसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। कई सारे कारणों पर यह निर्भर करता है, इसकी सांद्रता कितनी है, विलयन का टेम्परेचर कितना है, इलेक्ट्रोड का साइज कैसा, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध एक्चुअल में आयनों का प्रतिरोध है, मतलब आयनों के लिए प्रतिरोध है जो कि एक विलयन के अंदर है, जो कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका आंतरिक प्रतिरोध। फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में
अगर इस सेल को हम परिपथ से जोड़ दें तो यहाँ पर अगर बाहरी प्रतिरोध हम कैपिटल आर जोड़ दें तो यहाँ पर कितने वोल्टेज की खपत होगी, जबकि हमारे पास पहले से सेल का एक विद्युत वाहक बल अवेलेबल है। इस कंडीशन के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने सेल का विद्युत वाहक बल ले लिया और सेल का विद्युत वाहक बल ले लिया, और क्योंकि सेल दो इलेक्ट्रोडों के बीच में कार्य करने वाला एक मैकेनिज्म होता है तो इसलिए हमेशा इसमें मैक्सिमम सीरीज परिपथ ही काम करते हैं जब तक कि आप मल्टीपल सेल का इस्तेमाल न करें। तो कैपिटल I इज इक्वल टू टोटल विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R और सीरीज में कौन जुड़ा हुआ है, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R। तो ये हो गया सेल के विद्युत वाहक बल के साथ में धारा का मान निकालना। लेकिन वही धारा बाहर भी फ्लो हो रही है तो वहाँ पर अलग से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा V डिवाइडेड बाई R, क्योंकि वहाँ का प्रतिरोध मतलब 2 ओम का नियम लगा दीजिए और दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में धारा है तो आपके लिए एक इक्वेशन मिल गया E डिवाइडेड बाई R प्लस R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए, V बराबर बाहरी वोल्टेज ड्रॉप, R बराबर बाहरी प्रतिरोध मतलब आउटर जो लोड है, और E बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, स्मॉल r बराबर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बराबर आपका बाहरी प्रतिरोध। इस फॉर्मूले से आप मैक्सिमम सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का कर पाते हैं। तो बाहरी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप धारा प्रवाह निकाल सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल आपको मैंने बताया कि धारा प्रवाह भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन धारा प्रवाह की मैं आपको सीरीज, पैरेलल और आपको मिक्स कंडीशन भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूंगी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम और मिक्स क्रम में किस टाइप से धारा निकाली जाती है। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से सबसे पहली चीज़ कॉम्बिनेशन होता है, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। एक के बाद एक अगर सेल लगाया जाए तो ये श्रेणी क्रम कहलाता है। अगर मान लीजिए हम इसी को अगर थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन से देखें तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके लिए एक प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपका सीरीज है और ये आपका पैरेलल है। और अगर मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए और हम अगर सेल ऐड कर दे इस वाले में तो ये सीरीज भी हो जाएगा, पैरेलल भी, उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। इन कंडीशंस में हम धारा का मान कैसे निकालेंगे। सीरीज क्रम में सबसे पहली चीज, सीरीज क्रम में सेलों की संख्या n ले रहे हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में या समांतर क्रम में सेलों की संख्या हम ले रहे हैं या समांतर क्रम की संख्या m ले रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सीरीज क्रम में इनका स्मॉल r भी वर्क करेगा, पैरेलल में भी इनका स्मॉल r वर्क करेगा। तो ये आपको यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की वजह से कितनी धाराएं मिल रही है आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज हम सीरीज की बात करेंगे, IS। तो IS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन से जो धारा की प्राप्ति होगी, क्योंकि सीरीज में जोड़ने की वजह से विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है तो वो हो जाएगा NE, सीरीज में विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। और टोटल बाहरी प्रतिरोध जो रहेगा वहां पर इस परिपथ में भी अगर हम बाहरी प्रतिरोध जोड़ दें तो वो हो जाएगा कैपिटल R, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका NR। तो इस फॉर्मूले से आप श्रेणी क्रम धारा निकाल सकते हैं। N बराबर श्रेणी क्रम में सेलों की संख्या और R बराबर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इक्वल सेल लगे हुए हैं। उसी प्रकार से समांतर क्रम में क्या होगा, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ जो कि आपके सामने है, I पैरेलल इज इक्वल टू, समांतर क्रम में याद रखिए विद्युत वाहक बल चेंज नहीं होता तो वो E की जगह E रह जाएगा, प्रतिरोध कैपिटल R की जगह कैपिटल R है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को समांतर तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा R डिवाइडेड बाई M। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम का कॉम्बिनेशन। तो समांतर क्रम में हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं धारा का मान। अब बात करते हैं मिक्स क्रम। तो मिक्स क्रम में क्या होगा, मिक्स क्रम में इस प्रकार से आपके श्रेणी क्रम में सेल लगे होंगे और ऐसे आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे, इस टाइप से आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये आपका मिश्रित क्रम या मिक्स क्रम कहलाएगा। तो इसमें आपकी कुछ श्रेणी क्रम में भी है और कुछ समांतर क्रम में भी। इस कंडीशन में आपको अगर धारा का मान निकालना है I मिक्स, तो वो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका MNE डिवाइडेड बाई आपका MR प्लस NR। ये आपको याद रखना है। ये जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं, आपको बस फॉर्मूले को समझना जरूरी होता है। इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं। तो मैंने आपको बता दिया तीनों कॉम्बिनेशन में धारा का मान। अब अगर मान लीजिए आपको अधिकतम धारा निकालना है तो अधिकतम धारा निकालने की जो शर्त दी गई है वो है MR इज इक्वल टू NR। तो यहाँ पर अधिकतम धारा की ये शर्त इसलिए याद रख लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि अधिकतम धारा की सही शर्त ये है। इसमें आपको तीन चीज़ें आपको अननोन, तीन चीज़ें दी रहेगी और चौथी चीज़ें आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है। तो अधिकतम धारा की शर्त मैंने आपको बता दिया। और अधिकतम धारा निकालने का जो फॉर्मूला है MX इज इक्वल टू, याद रखिए ME डिवाइडेड बाई 2R, याद रखिए ME डिवाइडेड बाई 2R। और दूसरी कंडीशन में याद रखिए NE डिवाइडेड बाई 2R।
तो ये आपको अधिकतम धारा के दो फॉर्मूले, जब आंतरिक प्रतिरोध दिया हो तो आपको समांतर क्रम का गुणा करना है, और जब आपको बाहरी प्रतिरोध दिया तो श्रेणी क्रम का गुणा करना है। ये है अधिकतम धारा। मिश्रित क्रम से आप कितनी अधिकतम धारा निकाल सकते हैं, ये आपके सामने फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं, अधिकतम धारा की बात हो गई, फिर बात करते हैं कि पदार्थ की मात्रा कितनी प्राप्त होती है। जब दो इलेक्ट्रोड काम करते हैं किसी विलयन में, और एक हमारे आयनिक विलयन से हमको A+B के रूप में हमको कुछ पदार्थ मिलते हैं, M1 + M2, टोटल पदार्थ M मिलते हैं। तो ये पदार्थ के द्रव्यमान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्हें आगे जाकर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना पड़ता है। तो आगे जाकर जब ये इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते हैं तो इनके द्रव्यमान की वजह से ही हमको आवेश की प्राप्ति होती है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो, तो उसमें फैराडे के प्रथम नियम से वो होता है आपका M = ZIT, जहाँ पर Z जो है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक हर तत्व के लिए अलग से कांस्टेंट राशि है। I बराबर धारा, T बराबर समय, और M बराबर पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, फैराडे का प्रथम नियम है M = ZIT, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने के लिए कितने पदार्थ मिले। लेकिन ये जो पदार्थ जो जमा हुआ है, इसकी वैल्यू को हम जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक की जगह रासायनिक तुल्यांक में कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला जो हमारा काम करता है वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला, कैपिटल E = F/Z, कैपिटल E = F/Z, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल M = ZIT, M = ZIT, तो M/IT = Z। तो आपको याद रखना है इस पूरी की पूरी कंडीशन में, E / F = Z, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर F क्या है, F आपका फैराडे नियतांक है। F क्या है आपका, फैराडे नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96,480 कूलाम प्रति ग्राम। ये आपको याद रखना है, 96,480 अप्रॉक्सीमेटली 96,500 तो गुलाम प्रति ग्राम। और Z मैंने आपको बता दिया विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और E बराबर क्या है, रासायनिक तुल्यांक। ये रासायनिक तुल्यांक एक्चुअल में केमिस्ट्री के तुल्यांकी भार के जैसा है, या तुल्यांकी भार ही है, इसको आप समझ लीजिए। E बराबर रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार, F बराबर आपका फैराडे नियतांक, वैल्यू आपके सामने, Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। पदार्थ की मात्रा मैंने आपको बता दिया, रासायनिक तुल्यांक के बारे में बता दिया, फैराडे नियतांक के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि सेल में कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं, सेल की क्या धारिता होती है, और सेल की क्षमता क्या होती है, दक्षता क्या होती है। तो सेल में सबसे पहली चीज़ तो आपका एक ध्रुवण लॉस होता है, ध्रुवण, और एक होता है आपका स्थानीय क्रिया। ध्रुवण और स्थानीय क्रिया, दो प्रकार के मेजर लॉस होते हैं आपके प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल में सेल के दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक आपका ध्रुवण और दूसरा आपका स्थानीय क्रिया, ठीक है भी। और द्वितीयक सेल में जो नुकसान होता है, द्वितीयक सेल में नुकसान के नाम आपको बता दूं, एक होता है आपका सल्फेशन, पहला जो लॉस होता है वो होता है सल्फेशन। दूसरा जो लॉस होता है वो आपका होता है सेडिमेंटेशन। पहला लॉस आपका सल्फेशन, दूसरा जो लॉस है वो सेडिमेंटेशन, और तीसरा जो है वो है बकलिंग। तो आपको इनके बारे में हल्का हल्का थ्योरेटिकल एक चीज़ बता दूं, ध्रुवण जो होता है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, स्थानीय क्रिया जो होता है वो अशुद्धि की वजह से होता है, सल्फेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोड की परत में स्पॉट की वजह से होता है, सेडिमेंटेशन में विलयन के अंदर इलेक्ट्रोड के घुलने की वजह से होता है, और बकलिंग में इलेक्ट्रोड में कुछ ट्विस्ट आ जाता है, उसमें ऐठन आ जाती है, या फिर वो मुड़ जाता है। तो ये आपके लॉसेस होते हैं सेल के अंदर। अब बात करते हैं सेल की धारिता कितनी है। तो सेल की धारिता Q = AT, A फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम। तो आपको सेल की धारिता हमेशा कूलाम आवेश में मिलेगी। तो सेल की धारिता ये कहलाती है, सेल की धारिता एम्पियर इंटू सेकेंड, इसका मात्रक मैंने आपको बता दिया एम्पियर इंटू सेकेंड। और सेल की दक्षता ईटा = आउटपुट चार्ज अपॉन इनपुट चार्ज। तो आउटपुट चार्ज आपका कितना हो जाएगा, आउटपुट चार्ज Q2 और इनपुट चार्ज आपका, तो इस प्रकार से आउटपुट चार्ज आपका Q2 रहेगा, जो हम बाद में लेंगे, और Q1 आपने जितना दिया, तो जो आपने दिया और बाद में आप कितना ले सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। इस प्रकार से आपको सेल की दक्षता के बारे में जानकारी मिलती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।